हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन भारत नेपाल संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। भारतीय विदेश नीति में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उसी क्रम में अपन सबसे पहले देखते हैं भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिपुलेख मार्ग का उद्घाटन किया तो नेपाल ने इसके लिए आपत्ति जताई और अभी थोड़े दिनों पहले ही नेपाल ने अपना एक मानचित्र जारी किया था जिसमें जो भारत का राज्य है उत्तराखंड, उसके जो कुछ क्षेत्र है जैसे लिपुलेख है, काला पानी है, इनको अपने मानचित्र में दिखाया और नेपाल का हिस्सा माना। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही असहज स्थिति है क्योंकि नेपाल भारत के साथ भूमिगत रूप से जुड़ा हुआ है, दोनों ही हिंदू राष्ट्रों की तरह है राष्ट्र, लेकिन ये चीन के प्रभाव के कारण जो नेपाल है वो ऐसा कर रहा है। जो कोरोना वायरस फैला था तो उसमें भी नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे के.पी. शर्मा ओली, उन्होंने भी नेपाल में कोरोना वायरस के लिए भारत को दोषी ठहराया था कि नेपाल में जो इसका प्रसार है वो भारत के कारण हुआ। तो सबसे पहले जो मतभेद के बिंदु है उससे पहले अपन थोड़ा पृष्ठभूमि में जाते हैं कि भारत नेपाल संबंधों की क्या पृष्ठभूमि रही है। नेपाल क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम पास सीमा से लगा हुआ देश है तो पड़ोसी और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध उसके रहे हैं। जैसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने यहाँ पर काफ़ी नेपाली लोग काम करते हैं और आवागमन जो है वो बसों के माध्यम से भी होता है, सड़क यात्रा जो है वो कर सकते हैं, यानी सीमा से सटा हुआ एकदम भारत के राज्य की तरह ही है। तिब्बत और भारत के बीच में स्थित है ये देश और हमारी विदेश नीति में शुरू से इसने महत्व रखा है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में दोनों देश संबंध समान है इनके, वहाँ पर भी हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं और बौद्ध धर्म को। बुद्ध का जो जन्म स्थान लुम्बिनी व नेपाल में और उनका जो निर्वाण स्थान था कुशीनगर वो भारत में स्थित है। 1950 में भारत और नेपाल के बीच में शांति और मित्रता की एक संधि हुई थी और इसी संधि के आधार पर दोनों देशों के जो संबंध थे वो विशेष तौर से दोनों देशों के बीच किस तरीके के संबंध होंगे, ये संधि इन संबंधों का आधार रही है। क्योंकि देखिए 1950 में वहाँ के जो राजा थे उस समय के महाराजा त्रिभुवन, जो गृह युद्ध वहाँ पर चल रहा था, उन्होंने उसको छोड़कर त्रिभुवन ने भारत में शरण ली थी और उसी समय ये संधि की गई थी। इस संधि में देखिए प्रमुख बातें क्या क्या थी। द्विपक्षीय संधि थी, दोनों के बीच में हुई थी और दोनों उद्देश्य यही था कि दोनों देश दक्षिण एशियाई देशों में पड़ोसी देशों के बीच क्या करेंगे, रणनीतिक जो घनिष्ठ संबंध स्थापित करेंगे। दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही रहेगी। ऐसे नहीं है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जैसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसे किसी भी कागज़ की या वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी। रक्षा और विदेश मामलों के बीच भी घनिष्ठ संबंध और सहयोग की अनुमति ये संधि देती थी। साथ ही ये संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती थी। इस संधि के तहत एक तरीके से ये था कि भारत जो है वो नेपाल की रक्षा करेगा, क्योंकि देखिए नेपाल जो है वो भारत के साथ एकदम लगा हुआ है, तो किसी भी प्रकार से यदि नेपाल पर कोई आक्रमण होता है तो निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा के लिए क्या होता, खतरा होता। तो भारत ने इस संधि के तहत नेपाल को ये भी आश्वासन दिया या संधि में ये शर्त थी कि भारत नेपाल के एक तरीके से क्या करेगा, रक्षा करेगा और दूसरे वैदेशिक संबंधों का संचालन नेपाल किस प्रकार करेगा इसका एक तरीके से सलाह मशविरा भी नेपाल जो है वो भारत से करेगा। नेपाल एक भू आबद्ध देश है क्योंकि वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, उसके पास किसी प्रकार से नौसेना नहीं हो सकती क्योंकि जल उसकी सीमा के किसी भी तरफ नहीं है। तो इस तरीके से इस संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच में मित्रता स्थापित की गई थी और दोनों देशों के बीच संबंधों का संचालन कैसा रहेगा, किस तरीके से होगा, वो इस संधि के माध्यम से निर्धारित किया गया था। खुली सीमा है दोनों के बीच में, किसी प्रकार दोनों देशों के जो लोग हैं वो आवागमन की सुगमता रहती है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमाएं, जिससे भारत के जो 5 राज्य हैं जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य जो जुड़े हुए, इसीलिए अभी हाल ही में लिपुलेख और जो काला पानी उत्तराखंड का हिस्सा है उसको नेपाल ने अपने मानचित्र में दर्शाया था।
सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है अभी तक। लगभग 98% जो सीमा की पहचान या जो नक्शा है उस पर सहमति बन चुकी है, और जो भी क्षेत्र को लेकर विवाद है वो बातचीत के माध्यम से सुलझाने की अभी प्रक्रिया चल रही है। अब अपन देखते हैं मतभेद के बिंदु के ऊपर अपन चर्चा बाद में करेंगे, जैसे मधेशी लोगों को लेकर है या फिर नदी के पानी को लेकर है, जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर है, उनके ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन देखते हैं सहयोग, नेपाल और भारत के बीच में सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र है। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में अपन देखें तो जैसा कि अपन ने देखा कि दोनों ही देश हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो एक तरीके से सांस्कृतिक साझा इनका इतिहास रहा है। रामायण सर्किट की जो योजना शुरू की गई थी उनसे दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और जो धार्मिक संबंध है उसमें मजबूती आई। उसके बाद देखते हैं सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र में खुली सीमा है दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों के जो लोग हैं वो बिना किसी वीज़ा के आवागमन की सुविधा उनको रहती है। दोनों देशों के जो नागरिक है वो सिर्फ आजीविका के लिए नहीं बल्कि विवाह और पारिवारिक संबंध भी उनके बनते हैं, और एक तरीके से रोटी बेटी का जो रिश्ता होता है वो भारत नेपाल के बीच में देखने को मिलता है। देखिए अभी हाल ही में भारत और नेपाल के संबंधों में थोड़ी कटुता आई। इसका कारण यही था कि नेपाल में जैसे जैसे 2000 के बाद राजशाही का अंत हुआ और वहाँ पर जो लोकतंत्र बनने की जो प्रक्रिया चली, लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया चली, उसमें जो कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी जो थे, उनका प्रभाव बढ़ा, और उनका प्रभाव बढ़ने के कारण ही नेपाल में चीन का जो है वो प्रभाव बढ़ा। उसके बाद अपन देखते हैं आर्थिक क्षेत्र। तो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार का जो भागीदार है वो भारत ही है, और विदेशी निवेश का भी सबसे बड़ा स्रोत है। नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए यदि पारगमन सुविधा है वो भी कौन प्रदान करता है? भारत प्रदान करता है। जैसे कोलकाता बंदरगाह का उपयोग नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए करता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां नेपाल में विभिन्न जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें संलग्न है, जैसे विनिर्माण है, बिजली, पर्यटन, सेवा क्षेत्र में भारतीय कंपनियां वहाँ पर कार्य कर रही है। उसके बाद में अपन देखते हैं अवसंरचना और रक्षा सहयोग क्षेत्र। बुनियादी जो ढांचा होता है अवसंरचना, जैसे स्वास्थ्य है, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण, इनके क्षेत्र में भी नेपाल और भारत के बीच में एक तरीके से सहयोग चल रहा है, और दोनों आपस में सहयोग के माध्यम से विकास कर रहे हैं। और भारत ने इन क्षेत्रों के लिए अभी हाल ही में जब नेपाल में बाढ़ आई थी तो सबसे ज़्यादा सहायता करने वाले देशों की श्रेणी में भारत ही था, कि भारत ने नेपाल को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई थी। रक्षा सहयोग में यदि अपन देखें तो उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से सेना का आधुनिकीकरण किस तरीके से किया जाए, इसमें भी भारत द्वारा उसकी क्या की जाती है? सहायता। भारतीय सेना की जो गोरखा रेजिमेंट्स है उसमें भी नेपाल के पहाड़ी इलाकों से युवाओं की भर्ती की जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि अपन देखें कि एक दूसरी देश के सेना में किसी दूसरे देश के युवकों को भर्ती किया जाता है, तो जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल के पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ से युवकों की भर्ती की जाती है। और 2011 से नेपाल के साथ भारत प्रतिवर्ष जो है सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है, कि दोनों देश 2001 से लगातार आज सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आगे के वीडियो में अपन भारत और नेपाल के बीच में किन किन बिंदुओं को लेकर मतभेद है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और हाल ही में 2014 के बाद में भारत नेपाल संबंधों में क्या गति आई इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।